जो कि 3D फिगर पर बेस्ड है, इसको मैं आपकी क्लास में कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। 3D फिगर बेसिकली अगर देखा जाए, अब आप लोग पहली चीज तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, बैठने के लिए तैयार हो जाएं पेन कॉपी लेकर के, अगर तभी आप लोग क्लास को पूरी तरह से कंटिन्यू करिए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा और बहुत ही गंभीर सेशन रहेगा। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर पूरे एंड तक इस पूरे लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू करते हो, आपको इस टॉपिक की जटिलता है वो समाप्त होती दिखेगी। आपको इस फिगर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आएगा, इसका उपयोग आपको परीक्षा में कैसे करना है वो दिखेगा, पूरे कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकल में भी अप्रोच करूंगा, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बात मैं 3D फिगर की करने जा रहा हूं। जनरली 3D का अर्थ आप लोग देखा होगा, सुना होगा कि 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 आप कह सकते हैं कि भुजाएं होती हैं, वो 3 डायमेंशनल अप्रोच होता है, जनरली उसी को हम 3D कहते हैं। आजकल आपने सुना होगा 3D मूवीज आती हैं, 3D मूवीज बनती हैं, आपने देखा होगा। भले ही उन मूवीज को हम 2 डायमेंशनल पर्दे पर प्लॉट करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स अंदर से होते हैं अगर सोचा जाए तो 3 डायमेंशनल है। जैसे आप मुझे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन फ्लैट है, वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर हूं, जो मैं आपके सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं 3 डायमेंशनल हूं, क्योंकि मेरे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, इसलिए हम 3 डायमेंशनल हैं। तो 3D फिगर का अगर हम यूज की बात करें और सबसे पहले इसके इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह पार्ट है मेंसुरेशन का। ध्यान से देखिएगा, यह पार्ट है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन जिसको हिंदी में हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं, यह पार्ट है मेंसुरेशन का जिसको हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति अर्थात किसी एक आकृति, जो आकृति सीधी सरल रेखाओं से बनी होती है, वक्र रेखाओं से बनी होती है, उस आकृति के जो मेजरमेंट का सेक्शन होता है, जिसके अंतर्गत केवल 3D ही नहीं बल्कि 2 डायमेंशनल फिगर का भी जिक्र किया जाता है, 2 डायमेंशनल फिगर का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हम क्षेत्र का मेजरमेंट करते हैं, क्षेत्र से संबंधित उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट करते हैं। उन सभी मेजरमेंट का अप्रोच आपको मेंसुरेशन के अंतर्गत अर्थात क्षेत्रमिति के अंतर्गत दिखेगा। उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग और सेशन होता है 3 डायमेंशनल या 3D होता है। आप ध्यान से देखिएगा, आज के इस 3D सेक्शन की मैं आपको डिटेल करने की कोशिश करूं, मतलब 3D फिगर के बारे में मैं बताऊं। 3D फिगर को पहले आप ऐसे समझिए कि फिगर का जो 2 मॉड्यूल है, जिसमें एक 2 डायमेंशनल है, एक 3 डायमेंशनल है। जनरली किसी अगर फिगर को आप किसी एक सरफेस पर प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, जैसे आप कभी किसी फर्श पर कोई रंगीन कलर से कुछ सर्कल बना दे, कोई चित्र बना दे, आयताकार बना दे, त्रिभुजाकार बना दे, वर्गाकार बना दे, किसी भी प्रकार का किसी भी आकार का बना दे, तो जो प्लॉट किया गया फिगर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। और जनरली हमने किसी वस्तु को रख दिया, उठा के रख दिया, तो एक प्रकार से यह जो 3D फिगर है जनरली एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। यह एक वस्तु है जो कहीं पर रखी जाती है। ध्यान से रखिएगा दिमाग को अपना कि यहाँ पर यह वस्तु जो होती है वह कहीं पर रखी जाती है, मतलब किसी एक सरफेस पर रखी जाती है, इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट है। इसके पास अगर देखा जाए तो 3 डायमेंशन होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। यह फिगर अगर मुख्यतः देखा जाए तो रेखाएं जिसका उपयोग हम लोग फिगर को बनाने के लिए करते हैं, वह दोनों प्रकार की रेखाओं का उपयोग हम लोग यहाँ पर इस फिगर को डेवलप करने के लिए करते हैं। चाहे वो आपकी लाइन रेक्टिलिनियर हो, मतलब सरल रेखा हो, सरल रेखाओं का भी प्रयोग इस फिगर को बनाने के लिए किया जाता है। साथ साथ वक्र रेखाएं अर्थात वक्र लाइन, जो हमारे पास कर्व्ड लाइन होती है, उनका भी उपयोग इस फिगर को बनाने के लिए किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में क्योंकि आपने कहा कि 3 भुजाएं हैं, अर्थात अगर वह सीधी सरल रेखा से बना फिगर है तो उसके पास अपनी लंबाई है, उसके पास अपनी चौड़ाई है, उसके पास अपनी ऊंचाई है। मतलब किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको आप हाथ में ले सकें, जिसको आप उठा सकें, जिसके अंदर कितनी धातु लगी है उसका मेजरमेंट कर सकें, उस सभी फिगर को 3 डायमेंशनल कहते हैं। आप ऐसे जनरली सोच लीजिए, आप एक ईंट उठा लें, आप किताब हाथ में ले लें, आप कोई वस्तु हाथ में ले लें, वो भले ही किसी अलग अलग शेप का बना हो, लेकिन उन सभी फिगर को हम 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, क्योंकि उसको हम उठा सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। वह सारे के सारे फिगर आपके 3 डायमेंशनल हैं। हमको अपनी परीक्षा के हिसाब से अगर 3 डायमेंशनल फिगर को पढ़ना है तो केवल इसका उपयोग न्यूमेरिकल में ही नहीं होना है। आप अपनी परीक्षा की प्रकृति समझिएगा, तो इस फिगर की जो जटिलता है, इस फिगर के जितने संबंधित फार्मूले हैं, उस पर भी प्रश्न बनते हैं। इसलिए हम जो हमारा उद्देश्य रहेगा इस फिगर को पढ़ाने का, वह इसके डेप्थ में जाकर के इसकी सभी जितनी भी टेक्निकल वैल्यूज होती हैं, जो इनके फार्मूले होते हैं, उनको मैं आपको तैयार कराने की कोशिश करूंगा। तो आपको सबसे पहले अपनी परीक्षा के हिसाब से जिन जिन फिगर का अध्ययन करना उनको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो फिगर इसमें पढ़ा जाता है वो होता है क्यूबाइड। क्यूबाइड पढ़ा जाता है, जिसको आप हिंदी में घनाभ कहते हैं। इसके बाद अगर हम जो दूसरे फिगर की बात करें, जिसको हम क्यूब कहेंगे, अर्थात हम इसके अंतर्गत घन पढ़ेंगे।
फिर हम इसके अंतर्गत ही सिलेंडर पढ़ते हैं, सिलेंडर जिसको हम लोग हिंदी में बेलन कहते हैं। अब यहां पर आगे पढ़ा जाए तो हम इसके अंदर कोण पढ़ते हैं, कोण जिसको आप शंकु कहते हैं। कोण के साथ साथ यहाँ पर फ्रैक्टम भी पढ़ा जाता है, फ्रैक्टम जिसको आप छिन्नक कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। आप स्फीयर पढ़ते हैं, स्फीयर पढ़ते हैं जिसको हम लोग गोला कहते हैं। स्फीयर के साथ साथ हम लोग यहाँ पर प्रिज्म पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं और पिरामिड पढ़ते हैं, पिरामिड पढ़ते हैं जिसको हम समचतुष्फलक बोलते हैं, पिरामिड पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के कुल इतने 3 डायमेंशनल फिगर हम अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश करते हैं और मेरा प्रयास रहेगा इस तरह के कुछ पब्लिक सेशन के माध्यम से मैं इन फिगर्स को आपके सामने डिटेल करूं, हर एक फिगर से संबंधित जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूं। अगर आप लोग पूरी तटस्थता दिखाएंगे तो मैं भी अपना पूरा अप्रोच करूंगा, मैं भी अपनी तरफ से इन सब चीजों को डिटेल करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो इन फिगर को हम पढ़ने के लिए तैयार रहें क्योंकि जिस परीक्षा को हम देने जा रहे हैं उसमें इनकी उपयोगिता, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग तैयार करने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं अपने जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने देखा कि 3D फिगर है। उस 3D फिगर को हम लोग अगर समझें, मैंने अभी जैसे अभी जितना मुख्य हो सकता है उसको बताने की कोशिश करी, लेकिन अगर हम इस फिगर को समझे तो इसके अंतर्गत हमें करना क्या क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। इस फिगर के अंतर्गत हमें सबसे पहली चीज तो आयतन फाइंड करना होता है, आयतन जिसको हम लोग कैपेसिटी कह सकते हैं या वॉल्यूम कहते हैं। आयतन को पहले समझिए। आयतन को समझने के पहले जैसे हमने कहा क्योंकि यह फिगर एक ऐसा है जो कि एक वस्तु है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, अर्थात इसको बनाने के लिए हमें धातुओं की जरूरत होती है, धातु की आवश्यकता होती है। अगर आप मेटल की कोई वस्तु बना रहे हैं तो आप मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, लकड़ी की बना रहे हैं तो लकड़ी की जरूरत होगी। आप उस वस्तु को बनाने के लिए कितनी धातु का उपयोग करेंगे, कितनी लकड़ी का उपयोग करेंगे, कितनी वस्तु का उपयोग करेंगे, यह उसकी क्षमता को दर्शाता है। अगर वह फिगर ऐसे देखा जाए तो वह फिगर जिसके दो नेचर हमको फेस करने को मिलेंगे, एक तो सॉलिड मिलेगा, सॉलिड को हम कहते हैं ठोस, मैं आपको दोनों के बारे में भी बताता हूं। एक आपको होलो मिलेगा, होलो को हम कहेंगे खोखला। अब आप देखिएगा, जैसे मैं आपको दोनों का एग्जांपल देने की कोशिश करूं, सॉलिड अर्थात ठोस, जैसे कि ईंट जो होती है आपने देखा होगा कि वह पूरी तरह से ठोस आकृति है। लेदर की जो बॉल होती है वो आपने देखा होगा ठोस आकृति होती है। आप कोई भी एक आयरन की नेल, लोहे की छड़ ले लीजिए तो वह भी आप जानते हैं, जो सरिया जो होती है वह भी जानते हैं एक ठोस आकृति होती है। इस प्रकार से अगर आप क्यूब ले लीजिए तो अभी आप जानते हैं एक ठोस आकृति होती है। मतलब जो जनरली जिसके अंदर पूरी तरह से धातु में धातु भरी होती है, वह पूरी तरह से धातुओं से बना होता है, उस किसी भी फिगर को हम ठोस आकृति कहते हैं, सॉलिड फिगर कहते हैं। जब उसके अंदर स्पेस हो, जैसे जिस कमरे में हम खड़े हैं, इस कमरे की अपनी एक सर्टेन लंबाई है, सर्टेन चौड़ाई और एक सर्टेन ऊंचाई है। इस पे एक फर्श है, फर्श के ऊपर एक छत है, दीवारें लगी हुई हैं, तो हम इसमें बीच में स्पेस है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम जिस गिलास का यूज करते हैं पानी पीने के लिए, जिस बॉटल का यूज करते हैं पानी पीने के लिए, उस बॉटल को भी हम होलो कहते हैं क्योंकि उसके अंदर अपनी एक कैपेसिटी है लिक्विड कंटेन करने की। जैसे इस कमरे के अंदर एक कैपेसिटी है, इसकी अपनी एक क्षमता है हवा कंटेन करने की, हवा रखने की। जितनी हवा इसके अंदर आ सकती है उतने व्यक्ति यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है हवा की उतने हिसाब से हम यहाँ पर इस कमरे में व्यक्तियों को कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। फर्श की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, क्षमता होगी, और हवा की जो यहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी। मतलब कहने का सेंस हुआ कि अगर किसी सॉलिड में, होलो में, अगर हम देखिए दो प्रकार की बात हम कर रहे हैं, एक सॉलिड की बात कर रहे हैं, एक होलो की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर हम धातुओं को पूरी तरह से फिल्ड कर रखे हैं तो वह सॉलिड है, वह सॉलिड है। जैसे कि आपने कहा ईंट है, जैसे हमने कहा लेदर की गेंद है, जैसे हम लोग लोहे की छड़ हम बोल रहे हैं, तो वह सब पूरी तरह से भरी है। अब जैसे जो इसमें स्पेस है, जैसे गिलास में देखिए स्पेस रहता है तभी पानी हम पी सकते हैं, कमरे में अगर स्पेस है तभी हम रह सकते हैं। हम देखते हैं कोई सीमेंटेड पाइप आपने देखा होगा, ड्रेनेज सड़क के किनारे रखी रहती लोग, बल्कि उसमें देखिए आप कभी जो सेलेटर जिनके पास आवास नहीं होता, लोग सोते हैं, आप मजदूर देखे होंगे सोते रहते हैं, उसमें बीच में स्पेस है, तो वह जिसमें स्पेस है वह होलो है। अब उसके अंदर की जो कैपेसिटी है वही उसका आयतन है। अगर आयतन की बात किया जाए तो किसी फिगर की जो क्षमता है, चाहे वो धातु के हिसाब से कंसीडर की जाए, चाहे उसके अंदर कितनी हवा या कितना लिक्विड भर सके उसके हिसाब से कंसीडर किया जाए, तो वही उसका आयतन है। अब हमसे अगर कभी किसी फिगर के आयतन के बारे में, अर्थात उस फिगर की क्षमता के बारे में अगर बात की जाती है, तो हम लोग अलग अलग फिगर के हिसाब से अलग अलग रूल बताते हैं। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर फिगर का जो आयतन होता है वह केवल एक ही फार्मूले पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर फार्मूले पर इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि सीधा सीधा फार्मूले आपकी परीक्षा से संबंधित होते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। आयतन क्या होता है किसी भी फिगर का, ध्यान में रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नोट करते जाइएगा, क्रॉस सेक्शन इनटू
हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। हिंदी में हम इसको कहें सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। क्योंकि हम जानते हैं कि तीन मेजरमेंट, तीन डायमेंशंस किसी भी फिगर में हैं तभी वह थ्री डायमेंशनल है। अगर हम उसकी सबसे मुख्य डिफिनीशन की बात करें तो सबसे मुख्य डिफिनीशन उसकी क्षमता है। क्षमता चाहे मैंने कहा धातु के हिसाब से निकालिए, चाहे आप उसके अंदर की हवा या लिक्विड के हिसाब से निकालिए, दोनों के हिसाब से आयतन का जो फार्मूला बनेगा वह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट होता है। मतलब सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, चाहे जैसा फिगर हो। जैसे मान लीजिए इस कमरे का क्षेत्रफल आयतन मुझे निकालना है, इस कमरे में कुल कितनी हवा होगी। कमरा देखिए जिसका जो फर्श है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वही क्रॉस सेक्शनल सरफेस है। इसका अगर मैं क्षेत्रफल जानता हूं, क्योंकि अगर यह जो कमरा है मेरे हिसाब से आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम अप्लाई करेंगे फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए, गुणे इसकी जो ऊंचाई है अगर उससे मल्टीप्लाई कर दी तो इस कमरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर यह फर्श हमारी त्रिभुजाकार होती, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, जो भी रूल होता है त्रिभुज का, उसके बाद उसको ऊंचाई से हम गुणा कर देते तो इसका क्या हो जाता, इसका आयतन निकल जाता। अगर यह वर्गाकार होता, जैसे कुआं देखा होगा आप लोगों ने, बेल, अगर वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, गुणे ऊंचाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा। कोई भी फिगर का जो आयतन होगा उसके सतह के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई को मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमको प्राप्त होता है। और किसी भी फिगर के जो आयतन की यूनिट होती है, यूनिट मतलब मात्रक, क्योंकि हमको पता है जब क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो यह क्रॉस सेक्शन आपका क्या होगा, या तो आयत होगा, या तो वर्ग होगा, या त्रिभुज होगा, या वृत्त होगा, या कोई भी एक बढ़िया फिगर होगा। उसमें दो मेजरमेंट, दो डायमेंशंस होंगी, तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिट में चाहे लंबाई चौड़ाई दोनों हो, साथ में जब हमने ऊंचाई से गुणा कर दिया तो यूनिट का क्यूब हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर सभी के सभी मीटर में है तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा। जो भी फिगर है उसका यूनिट का क्यूब हो जाएगा। किसी भी सरफेस, किसी भी थ्री डायमेंशनल आकृति का जो आयतन होगा वह सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बन जाता है। दूसरी बात, हम किसी थ्री डायमेंशनल फिगर की बात हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिए, जो अगली बात हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक तो मैंने कहा कि इसका हम यहाँ पर क्षमता निकालते हैं, दूसरी बात हम कहेंगे कि सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं सतह का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा, सतह का क्षेत्रफल होता क्या है और कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सतह डिसाइड करें, कुल कितनी सतह हैं, कुल कितने सरफेसेस हैं। सतह मतलब वो सरफेस जिसको यूज करके उस फिगर को जनरेट किया जाता है। जैसे अगर इस कमरे की बात करिए तो कमरे में सबसे पहली सतह तो क्या है, यही फर्श है। फर्श के ऊपर सेम मेजरमेंट का एक छत भी है, ये दीवार है, बगल की दीवार है, सामने की दीवार है, मेरे पीछे की दीवार है। इस प्रकार से अगर कमरा हमारा घनाभा आकृति का है, क्यूबाइड है, तो जाहिर सी बात है इस कमरे में देखिए 6 सतह आपको दिख रही हैं। हम इन सभी सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हम जो अपनी इस मैथमेटिक्स में हम लोग जो सतह के क्षेत्रफल को पढ़ते हैं वो दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक सतह होती है LSA, LSA को हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का अर्थ होता है, आप ध्यान से देखिएगा, चारों दीवालों का क्षेत्रफल, लैटरल चारों दीवालों का क्षेत्रफल होगा। ध्यान से देखिएगा, चारों दीवालों का क्षेत्रफल। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल दीवालों में कराने होते हैं। जैसे व्हाइट वॉशिंग है, एक ही कलर की हमें पुताई या पेंटिंग करवानी है, जो मैं फर्श पे नहीं करवा रहा हूं, मैं जो ऊपर की सीलिंग में नहीं करवा रहा हूं, मैं केवल अपनी दीवालों में ही करवा रहा हूं। इस समय मुझे चारों दीवालों के क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, उसको हम लोग LSA कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। और दूसरा होता है TSA, जिसको हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और कभी भी जो टोटल सरफेस एरिया होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह जो होगा वह हमेशा LSA प्लस बेस एरिया होगा। LSA प्लस बेस एरिया। LSA मतलब चारों दीवार जो है या दीवाल जो है, जनरली ऐसे पूछे जो दीवाल है, जैसे कुआं होगा तो कुएं की जो दीवाल होगी वही उसका LSA, हालांकि वहां पर उसको CSA बोला जाता है। कर्व पे बेस होता है ना, लेटरल लेंथ नहीं होती उसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र रेखा का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल बन जाता है। तो LSA मतलब दीवाल के क्षेत्रफल में अगर हम बेस एरिया, बेस मतलब दो बेस, एक फर्श, दूसरी जितनी फर्श है उतनी ही छत, अगर हम इन दोनों को आधार मान रहे हैं, इन दोनों को आधार का क्षेत्रफल हम कह रहे हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो लैटरल सरफेस एरिया में बेस एरिया को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। अब जैसा कि मेनली हमने कहा कि हमको दो काम करने थे, एक हमने आयतन करा और हम एक सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी जिसको हम अलग अलग करके समझेंगे। अब आप एक एक करके फिगर को पढ़ने की कोशिश करिए। सबसे पहले फिगर की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हम अलग अलग क्लासेस के माध्यम से इन सभी फिगर को आपकी क्लास में कवर कराएंगे, तो आप एक एक फिगर को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला फिगर घनाभ। घनाभ को दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करिए। मेरा पूरा उद्देश्य रहेगा कि मैं अपने हिसाब से इसको डिटेल करूं, लेकिन आपकी सहमति आवश्यक है। आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनते जाइए, हर बात को कवर करते जाइए, जो पॉइंट्स मैं बताते जाऊं उसको लिखते जाइए, आपको स्पष्ट समझ में आएगा, ये मानकर चलिएगा। ध्यान से सुनिएगा और पूरे सेशन तक बने रहिए, आइए जाइएगा नहीं। जैसे कुछ लोग का होता है कि कभी भी ओपन करा बंद किया, नहीं। क्लास अगर कर रहे हैं तो गंभीरता से करिए, आपको हर फैक्ट समझ में आएगा, ये बात का मैं दावा करता हूं आपको। सबसे पहली आकृति की बात मैं कर रहा हूं जिसको हम लोग घनाभ कह रहे हैं। घनाभ जनरली एक ऐसा फिगर है जिसकी जो सतह होती है, बेस, वह आयताकार होती है। सबसे पहले दिमाग लगाइए तो देखिए आयताकार एक सतह है। आयताकार सतह, आयत को आप जानते हैं, जिसकी अपनी एक सर्टेन लंबाई होती है और सर्टेन इसकी एक चौड़ाई होती है। अब इस आयताकार सतह को ध्यान से सोचिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, इसके प्रत्येक कोनों पर जाइए, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक कोनों पर जाइए। एक लेंथ यहां पर रखिए, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, ऐसे उठा दीजिए और दीवालें बना दीजिए। क्या बना दीजिए? दीवालें बना दीजिए। जैसे अपने कमरे को, जो आपका कमरा है, अपनी फर्श को समझिए, जिस कमरे में आप रहते हैं उस फर्श की सतह को हमने कहा कि आयताकार है। तो देख रहे होंगे आप, लंबाई होगी, अब देखिए घूम करके, चौड़ाई होगी, साथ साथ यहाँ पर कोने पर एक लेंथ उठी है, यहाँ पर एक लेंथ उठी है, उसको दीवार से भर दिया गया है। उधर भी वही सिस्टम है, उधर भी वही सिस्टम है, वही उधर सिस्टम है। अब जैसी फर्श है वैसा ही एक छत ऊपर से ढक्कन की तरह रख दिया गया है। यह जो आकृति बनी वही हमारी क्या है? वही हमारी घनाभ है। ध्यान से देखिए कि इसको कैसे डेवलप किया गया। मैंने कहा एक लेंथ ऐसे उठाई, एक लाइन ऐसे उठाई, दीवार से जोड़ दिया, फिर इधर जो उठी है दीवार से जोड़ दिया, समान ऊंचाई की, फिर यही जितनी परत इसकी है, सतह इसकी, ऐसे उठा के इसके ऊपर फिट कर दिया गया। इस फिगर को कुछ ऐसे हम रियलाइज कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा तो रियलाइज कर पाएंगे आप लोग। अब हमने कहा कि अगर यह ABCD है, मान लीजिए हम इसको आउटर सरफेस कह दे रहे हैं, इसको हम जब ज्वाइन करेंगे देखिए कैसे डेवलप होगा। ये देखिए ध्यान से, आप लोग को रियलाइज हो जाएगा अभी तुरंत कि यह हम कैसे डेवलप किए हैं। अब अगर मान लीजिए कि यह नीचे वाला जो रेड कलर से मैंने बनाया वो नीचे की सतह है, उसकी लेंथ को ऐसे हमने चारों तरफ से उठाने की कोशिश करी, उठा के ऐसी एक परत मैंने फिर से रख दी है। तो आप देख रहे होंगे कि एक सरफेस ये दिख रहा होगा, एक सरफेस ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, एक ऊपर का दिख रहा होगा, एक पीछे का दिख रहा होगा। नेमिंग अगर हम कर दें, जैसे हमने इसका नाम A, B, C और D हमने बोला है, उसी तरह से अगर हम पीछे की तरफ की बात करें तो इसको हम A' कह दें, इसको हम B' कह दें, इसको हम C' कह दें, इसको हम D' कह दें। तो यह जो आकृति बनकर आई वह हमारे लिए क्या है? एक घनाभ है। अब इस घनाभ के अंदर हमें क्या क्या चीजें दिखेंगी उसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो पॉइंट मिलेगा उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में हम लोग कहेंगे शीर्ष बिंदु। क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। मतलब जिन बिंदुओं का उपयोग इनकी भुजाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है उस बिंदु की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो आउटर में भी मेरे पास कुल 8 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, और पीछे की तरफ भी मेरे पास कुल 4 बिंदु हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको 8 शीर्ष बिंदु नजर आएंगे। किसी भी एक क्यूबाइड में आप देखेंगे तो आपको 8 शीर्ष बिंदु नजर आएंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसको हम कहेंगे कोर। कोर को हम लोग फलक कहेंगे, या हम सरफेस कहेंगे, या हम सतह कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हम सतह कहेंगे। सतहों की बात किया जाए, कुल कितने सरफेस या सतह या कोर बनकर सामने आए हैं। आप अगर कोई किताब ले लीजिए तो आपको समझ में आएगा किताब का सिस्टम कैसे होता है। या हम आपको, जैसे मान लीजिए रिमोट है, आप देखिएगा, इसी को समझिए। सबसे पहले मैंने कहा इसके नीचे का पार्ट है, सेम टू सेम इसके ऊपर का पार्ट है। किताब देखिए अपनी तो आपको रियलाइज होगा, एक इस साइड की सतह है तो एक इधर की है, एक इधर की है तो एक इधर है। कुल मिला के 6 सतह यहाँ पर नजर आएंगी, 6 सतह नजर आएंगी, 6 सर्फेसेस नजर आएंगे किसी भी एक घनाभ में। तीसरी बात हम लोग कहेंगे एज। एज मतलब भुजाओं की बात किया जाए, कुल कितनी भुजाएं इनको बनाने के लिए यूज की गई हैं। आप देखिएगा, हाँ हाँ, कुल कितनी भुजाएं यहाँ पर यूज की गई हैं, एजेस यूज किए गए हैं, उनको समझिए। जो लाइन दो बिंदुओं को जोड़ने के लिए अप्लाई किए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो आप देखेंगे अपने कमरे में नीचे की तरफ 4 लाइन आपको दिख जाएंगी,
इस तरह से फिर ऊपर जो ऊंचाई की तरफ होती है वो भी 4 लाइन दिख जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ भी 4 ही लाइन दिखेंगी। कुल 12 भुजाएं, 12 एजेस का उपयोग किया गया है किसी एक घनाभ को बनाने के लिए। और हाँ बिल्कुल, सरफेस की बात करिए, उसको सरफेस करिए। फिर आगे देखिएगा, कोर हटा के इसको आप सरफेस सीधा सीधा बोलिए, सरफेस से ही शब्द आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से एक शब्द और दिमाग में रखिए जिसको हम कहेंगे, मान लीजिए जब आपका यह घनाभ आकृति बन जाए, लेकिन इसके पहले आपने देखा कि एक आयताकार सतह थी, उसके प्रत्येक बिंदुओं से एक सर्टेन समान ऊंचाई की लेंथ को हमने ऊपर किया। जो सतह नीचे थी वही सतह की एक छत रखने से जिस आकृति का निर्माण हुआ उसको हम लोगों ने घनाभ किया, जिसमें हमने कहा कुल 8 शीर्ष बिंदु होंगे, कुल 6 सतह होंगी, कुल 12 भुजाएं होंगी, 12 कुल भुजाएं होंगी। अब इसके साथ साथ एक चीज और हमसे पूछा जाता है, अब हम प्रत्येक का मेजरमेंट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करिएगा तो आपको स्पष्ट हो पाएगा। सबसे पहले एक चीज और देखिए जिसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब हो गया बीकर्ण की लंबाई, बीकर्ण की लंबाई। अब बीकर्ण की लंबाई होगी क्या, जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं, सबसे पहले उसकी सतह की बात करिए। अगर हम कह दें इसके फर्श पे सबसे बड़ी लंबाई की राड कहां रखी जा सकती है, केवल फर्श की बात कीजिए, तो हम आप जानते हैं कि इस कोने से शुरू करेंगे, उस कोने को मिला देंगे, जो सबसे बड़ी छड़ को वहां पे रखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर कमरे की बात किया जाए, किसी कमरे की जो सबसे लंबी छड़ जहां पे रखी जा सकती है उसी को हम उसके विकर्ण की लंबाई कहेंगे। अगर मान लीजिए अभी इसमें हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करें, यह आयताकार सतह था जिसकी प्रत्येक भुजाओं को उठाने से, बाहर की तरफ एक सरफेस और प्रोवाइड कर देने से हमें अगर घनाभ प्राप्त हुआ था, तो घनाभ की अपनी एक सर्टेन लंबाई थी, घनाभ की अपनी एक सर्टेन चौड़ाई थी और घनाभ की अपनी सर्टेन एक ऊंचाई थी। आपको यह स्पष्ट है? अगर ऐसा था तो हम जानते हैं कि इसके 3 हम डायमेंशन फेस कर पा रहे हैं, तो विकर्ण की लंबाई हमेशा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग जो होगा रूट के अंदर, वही विकर्ण की लंबाई होगी और वही वह सबसे बड़ी लेंथ होगी जो किसी भी एक घनाभ आकृति या कह सकते हैं कमरे में जो रखी जा सकती है। तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई होगी, जिसको अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हम कहते हैं। अब अलग अलग हम लोग अगर सोचें तो जो बेसिक हमारा जो काम है उसको हम समझने की कोशिश करें। इतनी बातें आपको स्पष्ट हुई होगी। अब इन बातों को तो चलिए हमने काउंट करा दिया। अब इसके बाद आपको जो मेन काम करना उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम सबसे पहले कह दें कि आयतन, आयतन जिसको हम कहेंगे क्षमता या कैपेसिटी कहिए। अगर मान लीजिए यह सॉलिड आकृति का है, अभी दोनों की बात हम लोग करेंगे, सॉलिड की भी बात करेंगे, होलो की भी बात करेंगे। मान लीजिए यह सॉलिड है या जैसे एक बॉक्स है बड़ा सा, या हम कह सकते ईंट है, उसमें कितना कुल धातु कितनी कुल मटेरियल लगी हुई है। तो हमने कहा कि कभी भी किसी भी घनाकृति या किसी भी सॉलिड फिगर का जो आयतन होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट होती है। अब आपसे मैंने कहा कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है, जो इसका बेस है, वो क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया है, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही तो क्षेत्रफल आया, यही तो आयतन आया था। क्रॉस सेक्शन इनटू क्या बोला है, ऊंचाई। यही हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया, इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर हम आयतन निकालने के लिए। क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने कहा था कि इसकी जो सतह है वो आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो इसकी ऊंचाई है सर्टेन, अगर हम उसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो जाकर के हमें इसका आयतन प्राप्त हो पाएगा। तो जनरली हम कह सकते हैं यल इंटू बी इंटू एच जो होगा यूनिट क्यूब, वही किसी घनाभ का आयतन कहलाएगा। तो किसी घनाभ का आयतन यल बी एच होता है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग जैसे हमने कहा आयतन तो चलिए ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए तो आपको आयतन उसका प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें जिसको हम कहेंगे सरफेस एरिया। ध्यान से देखिएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। मैंने कहा 2 प्रकार से सतहों के क्षेत्रफल को फाइंड किया जाता है, एक होता है एलएसए, दूसरा होगा टीएसए। तो एलएसए देखिए क्या है, लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम लोग कहेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया में आपको चारों दीवालों का क्षेत्रफल पता करना होगा, इसको हम कहेंगे चारों दीवालों का क्षेत्रफल, चारों दीवालों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवालों का क्षेत्रफल देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे आप अपने कमरे में जहां पर बैठे हैं, फर्श को छोड़ दीजिए, छत को छोड़ दीजिए, जो आपके सामने दीवार है, जो आपके पीछे दीवार है, जो आपके बगल दीवार है, जो आपके इस बगल दीवार है, उसमें सोचिए क्या क्या इन्वॉल्व है। क्योंकि आपको पता है जितनी दीवारें हैं सब आयताकार हैं,
सब में दो भुजाओं का यूज किया गया है, लंबाई चौड़ाई है, जो किसी में चौड़ाई लंबाई की तरह काम कर रही है, ऊंचाई जो है लंबाई की तरह काम कर रही है, कोई फर्क नहीं। जैसे बगल वाली जो दीवार है मैंने उसमें देखा कि उसमें लंबाई है और यहां पर ऊंचाई है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई उसमें इन्वॉल्व है, सेम टू सेम लंबाई गुणे ऊंचाई उसमें इन्वॉल्व है। अगर मैं पीछे की बात करूं या अपने पीछे की बात करूं या सामने अपने पीछे की बात करूं तो उसमें चौड़ाई है और ऊंचाई है, सामने भी चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो आपने देखा होगा दो बार लंबाई और ऊंचाई इन्वॉल्व हो रही है, दो बार चौड़ाई और ऊंचाई इन्वॉल्व हो रही है। यह आपको याद होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता था? आयत का परिमाप ट्वाइस एल प्लस बी होता था, जो उसकी सभी बाउंड्री की लेंथ होती थी, मतलब जो उसकी मेड़, अगर ऐसे कह दे खेत है तो उसके चारों तरफ की जो लंबाई उसकी बाउंड्री की लेंथ जो होती है वही परिमाप कहलाता था। वही जो वहां पर परिमाप होता था उसी परिमाप को अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें, फिलहाल हम उसको इस तरह से ना समझें, हम ऐसे समझे कि लंबाई ऊंचाई का प्रयोग भी दो प्रकार से है, चौड़ाई ऊंचाई का भी प्रयोग दो प्रकार से है, इसको हम कह सकते हैं ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, यह हो जाएगा लेकिन यूनिट का स्क्वायर, यूनिट जो भी रहेगी मात्रक उसका होल स्क्वायर होगा। ऐसे समझिए जो बगल की दीवार है दो बार लंबाई और ऊंचाई है, जो बगल की दीवार है दो बार चौड़ाई और ऊंचाई है, दो और एच को हम कॉमन कर दें तो एल प्लस बी हो जाएगा। यही क्या हुआ? लेटरल सरफेस एरिया हुआ। अब इस लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम फर्श के क्षेत्रफल को और हम छत के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो टोटल क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आपने अभी देखा कि हम दो दो बार सबका उपयोग कर रहे थे, दो दो बार हम सबका उपयोग कर रहे थे, दो बार हम चौड़ाई, देखिए दो बार हमने लंबाई ऊंचाई का उपयोग किया, दो बार हमने चौड़ाई ऊंचाई का उपयोग किया, तो दो बार हम लंबाई और चौड़ाई का भी उपयोग कर लेते हैं। तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल बनता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा, जो कि यूनिट का क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा, जो भी मात्रक आपको दी जाएगी उसका वर्ग होगा। ये ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यह तो जो हम बात कर रहे थे किसी घनाभ के सॉलिड अप्रोच की बात कर रहे थे, इसके ठोस सेगमेंट की बात कर रहे थे। ठोस सेगमेंट मतलब जैसे ईंट थी उसकी बात कर रहे थे, जैसे कोई ऐसी वस्तु हो जो कि आयत की सरफेस की हो, आयत की सतह की हो, लेकिन उसके अंदर पूरी तरह से धातु भरी हुई हो। जैसे जो आपकी किताब है, अगर उसको एकदम बंद कर दीजिए, उसके पन्नों को मत खोलिए, तो आप समझेंगे हम उसी फिगर की बात कर रहे थे। यहां पर जो धातु कंप्लीटली लगी हुई थी उसकी बात कर रहे थे। हालांकि हमने कमरे का भी एग्जांपल आपको दिया, लेकिन हम आयतन जो देख रहे थे वह आयतन कुछ उसी प्रकार से मेजर था। अब हम अगर इसको खोखले के ऊपर समझे, खोखला मतलब जैसे आपने देखा होगा संदूक, संदूक आप लोग जानते होंगे ना, संदूक समझा है कि नहीं आप लोगों ने? संदूक देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस प्रकार की ही आकृति का यह अप्रोच है। ध्यान से देखिएगा तो आपको सब स्पष्ट होगा। ध्यान से देखना है सभी लोग को, संदूक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि संदूक का अप्रोच क्या होता है, या इसी प्रकार के सेगमेंट का उपयोग हम लोग यहां पर करने की कोशिश करते हैं। बस उसमें ऐसे सोच लीजिए कि जैसे ज्योमेट्री बॉक्स आपने देखा होगा, तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा कैसे खुल जाता है, अंदर कुछ हम रख सकते हैं, पेन पेंसिल जो भी अपना होता है। तो आप देखते होंगे कि अगर अंदर से लेंथ हम मेजर करते हैं तो कुछ आती है, बाहर से लेंथ मेजर करेंगे तो कुछ आएगी। इसको हम यहां पर फिगर का रूप दे रहे हैं और देखिए कैसे बनकर सामने आएगा। मतलब स्पेस है अंदर और उस स्पेस का हम लोग यहां पर उपयोग, मतलब एक तरह से खोखला घनाभ, इसको हम नाम क्या देंगे? खोखला घनाभ। अब यहां पर ये आपकी डिपेंडेंसी यहां पर फिगर को देखने के बाद होती है। संदूक को जैसे समझना हो, ज्योमेट्री बॉक्स को समझना हो, जैसे अगर किसी इस प्रकार की आकृति को समझना हो जो खुली हुई हो। अब इसमें देखिए, आप देखे होंगे तो चारों तरफ कुछ इस प्रकार का यहां पर एक सरफेस होगा जो कि इसकी चौड़ाई या मोटाई कहलाएगा, जो धातु की मोटाई कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। जो धातु की क्या कहलाएगा? मोटाई कहलाएगा। इसको इससे जोड़ दिया और इसको जो है इससे जोड़ दिया, ये अलग अलग कलर से अगर हम जोड़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, ये ऑलरेडी देखिए, अगर चाहे तो इसको इससे जोड़ दें, चाहे तो इसको इससे जोड़ दें। अब देखिए ये इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वह इन्वॉल्व हो गई इसमें, वह इसमें इन्वॉल्व हो गई। अब संदूक की पहली चीज समझिएगा, हम संदूक में लगी धातु का आयतन अगर निकालना चाहते हैं, जब हम इसको इसके आयतन की बात करेंगे, पहले मान लीजिए संदूक पूरी तरह से बंद है। अगर संदूक का मैं आयतन, संदूक का नहीं, संदूक में लगी धातु का आयतन, लगी धातु, अगर मान लीजिए हम उसमें
क्या कह सकते हैं हम उसको, क्या पहले संदूक जो बनती थी आप देखिए आयरन से बनती थी, जस्ते से बनती थी, टिन से बनती थी। तो अगर हम टिन खरीदें उसको बनाने के लिए, तो टिन के लिए हमें कास्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो उस कास्टिंग का खर्च कैसे हम डिसाइड करेंगे? पहले पता करें कुल कितनी धातु लगी हुई है। इसके लिए हम कह दें कि संदूक की धातु लगी धातु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य आयतन और उसमें से जो बीच का स्पेस है उसको हम हटा दें, माइनस आंतरिक आयतन। अगर हमको कभी ऐसी जरूरत पड़ गई तो हम बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन को हम लोग डिफर कर दें, उनका जो अंतर होगा वो बीच के स्पेस को गायब कर देगा। जैसे आप ऐसे रियलाइज करिए, कभी आप सोचिए दिमाग लगा के, जो मैंने कहा कि अगर संदूक, दिमाग लगाइए, कोई ऐसा आपने देखा होगा, अपने घर में रखा होगा, पुराने समय में तो बहुत होता था, अब तो नहीं उस तरह का सिस्टम होता है। बाहर से जो लंबाई है अंदर की लंबाई में फर्क दिखेगा, बाहर की चौड़ाई में अंदर की चौड़ाई में फर्क दिखेगा, बाहर की ऊंचाई में अंदर की ऊंचाई में फर्क दिखेगा। अगर हम बाहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लीकेशन करके अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लीकेशन करके दोनों का डिफरेंस कर दें, उसमें जितनी धातु लगी है उस धातु की मात्रा हमको पता चल जाएगी, क्योंकि बीच का जो हवा है जहां पे सामान आप रखते हैं वह गायब हो जाएगा। समझ रहे ना? तो कभी संदूक का आयतन, अगर यह संदूक में लगी धातु का आयतन निकालना है तो बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन करना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे एक प्रकार से सोचना पड़ेगा कि इसकी हम आंतरिक लंबाई को कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए जो थिकनेस है, जो चौड़ाई है इसकी, या हम कह सकते हैं कि जो मोटाई है, अगर सपोज करिए h है या मोटाई d है, सपोज करिए मोटाई क्या है? d है। आप संदूक को सोचिए, तो संदूक दो प्रकार से आपको मिलेगी, एक खुली हुई मिलेगी, एक बंद मिलेगी। एक खुली मिलेगी, एक बंद मिलेगी। अगर बंद संदूक है, ध्यान से देखना, बंद संदूक है तो, और अगर बाहर की लंबाई सपोज करिए कैपिटल L है, बाहर की चौड़ाई कैपिटल B है और बाहर की ऊंचाई हम कैपिटल H की ज्ञात कर रहे हैं, तो संदूक अगर बंद है तो उसकी जो आंतरिक लंबाई होगी वो क्या होगी बताइए? आप देख रहे हैं ना, आंतरिक लंबाई मतलब A लेंथ। इसके लिए हम इधर से भी इतना हटा रहे हैं और इधर से भी इतना हटा रहे हैं, और वह है क्या? D है। आप सोचिएगा तो आपको रियलाइज होगा, संदूक के अंदर बैठ जाइए तो आपको एहसास होगा कि इधर भी उतना धातु का जो पार्ट है छूटा है और इधर का भी छूटा है। अगर हम वही बाहर निकल करके देखें तो उतना उतना पार्ट ऐड हो जाएगा, दोनों पार्ट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब अगर अंदर की लंबाई पता करना है तो बाहर की लंबाई में 2 इंटू डी हम माइनस कर दें। ऐसे हम चौड़ाई की बात करेंगे तो बाहर की चौड़ाई के लिए हम लोग क्या, अंदर की चौड़ाई के लिए क्या करेंगे? जो अंदर बाहर की चौड़ाई उसमें से 2 इंटू डी माइनस कर देंगे। अगर यह संदूक बंद है तब तो जो ऊंचाई होगी वह आपकी क्या हो जाएगी? h माइनस 2d होगी, क्योंकि नीचे का भी पार्ट होगा ऊपर का भी पार्ट होगा, जो जुड़ेगा या घटेगा दोनों बातें होंगी। क्योंकि जब हम अगर कभी अंदर का दिया हो और बाहर का निकालना हो तो यही जो माइनस 2d हो रहा है, माइनस 2d हो रहा है, माइनस 2d हो रहा है, यही प्लस 2d प्लस 2d प्लस 2d हो जाएगा ना। लेकिन अगर यह खुली संदूक है, ऊपर का ढक्कन गायब है, अगर ढक्कन गायब है तो जो लंबाई होगी वह आपकी, चलिए लंबाई में तो आपको पता है कि क्या होगा, कि L माइनस 2d होगा। चौड़ाई में भी पता है आपको कि B माइनस 2d होगा, लेकिन ऊंचाई में याद रखिए कि जब ऊपर का ढक्कन, ऊपर की परत गायब है तो केवल हम नीचे की परत को ही घटाएंगे, H माइनस केवल D होगा। याद रखिएगा जब यह खुली है तो इस समय H माइनस केवल D होगा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है जब कभी भी एक घनाकृति में हम संदूक का निर्माण करेंगे और संदूक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे तो यह प्रक्रिया हमको समझ में आएगी। आगे मैं बढ़ता हूं। इसी प्रकार से अगला जो फिगर होगा उसको हम लोग कहेंगे क्यूब। क्यूब को हम लोग कहेंगे घन। अब जैसे घन और घनाभ में फर्क क्या है? बहुत माइनर सा फर्क है। जैसे जिस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग थी तो वह घनाभ हो गया, अगर वही सब समान हो जाए तो वह घन हो गया। जैसे आप देखिए, यह भी सॉलिड और यह भी होलो होगा। इसके फिगर की बात कीजिए, बहुत आराम से आप इसके फिगर को समझ जाएंगे और बहुत आराम से आप उत्तर भी दे पाएंगे। आप ध्यान से देखते जाइए तो आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। यह देखिए, इसमें सबसे पहली चीज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। यहां पर भी उसी प्रकार से बाहरी सरफेस और पीछे का सरफेस, इसमें भी कोर समझ में आएगी, इसमें भी वर्टेक्स बिंदु समझ में आएंगे, इसमें भी सतह समझ में आएगी, इसमें भी सब कुछ उसी प्रकार से रहेगा जैसे आप पिछले फिगर को देखे थे। सब कुछ उसी प्रकार का सिस्टम यहां पर भी नजर आएगा। इसको अगर हम ABCD कह दें तो मान लीजिए हम इसको A डैश, B डैश, C डैश और D डैश कह रहे हैं। इसमें ध्यान से समझने की बात होती है कि सभी भुजाएं समान होंगी, सभी भुजाएं समान होंगी, मतलब सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगी? जैसे कि आपने
आयत से वर्ग में कन्वर्ट किया था तो देखा था कि लंबाई और चौड़ाई जब समान होती थी तो उसी आयत को हम वर्ग कहते थे। उसी प्रकार से उसी घनाभ को हम घन कह देंगे जब सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो इसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, अर्थात अगर यह ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, सभी भुजाएं समान होगी। अब इसमें अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन देखिए सीधा सीधा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वह वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहां पर अगर हम उसी भुजा गुणे भुजा में ऊंचाई, जो भी भुजा ही है अगर हम उसको गुणा कर दें तो भुजा का क्यूब हो जाएगा, मतलब आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब होगा। इसमें अगर हम सतह के क्षेत्रफल की बात करें, सतह का क्षेत्रफल अगर हम लोग नोटिस करें तो दोनों प्रकार से सतह के क्षेत्रफल को हम कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? सतह के क्षेत्रफल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो एक तो मान लीजिए एल ऐसे होगा, लेटरल सरफेस एरिया, एक टी ऐसे होगा जो कि टोटल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया में 4 सतह है ना, तो हम लिख दें सीधा 4 गुणे भुजा का वर्ग, जो भुजा दी गई है उसका वर्ग कर दीजिए, बट 4 से गुणा कर दीजिए। टोटल सरफेस एरिया में 2 सतह और इन्वॉल्व हो जाएगी तो हम लिखेंगे 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे भुजा का वर्ग कर दीजिए तो आपको टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नजर आएगा। अब जैसे यहां पर हम लोग पिछले में जो हमने घनाभ पढ़ा उसमें हमने देखा कि वहां पर विकर्ण की जो लंबाई होती थी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती थी। यहां पर विकर्ण की लंबाई देखिए क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई देखिए क्या हो जाएगी, अंडर रूट भुजा का वर्ग, मान लीजिए भुजा ए है, प्लस भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग, तो आप देख रहे हैं अंडर रूट 3a स्क्वायर हो रहा है जो कि a रूट 3 लिखा जा सकता है यूनिट में। याद रखिएगा, जैसे इसमें भी आपको पता है कि आयतन यूनिट क्यूब होगा, कोई भी क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो यूनिट स्क्वायर होगा, यूनिट स्क्वायर होगा, लेकिन अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो सीधा सीधा वह यूनिट होगा। इस प्रकार से हम लोग यहां पर करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आप सभी को यहां पर समझ में यह बातें आई होंगी, ठीक है। अब देखिए 2 फिगर हमने पढ़े, जब हमने आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा था कि हम इसमें कितने फिगर टोटल पढ़ेंगे जिसको हम आपको पब्लिक लेक्चर के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। घनाभ हमने बताया आपको, घन हमने बताया आपको। अब घनाभ और घन के बाद आगे के फिगर कंटिन्यूड रहेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों के माध्यम से, जो प्रश्न ऐसे हैं जो बेसिक हैं एकदम से, जो इसकी बेसिक बात को हमें समझाने की कोशिश करेंगे। जो फिगर हमने पढ़े हैं उसके केवल बेसिक पहलू को सिखाएंगे, इसलिए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इन दोनों फिगर की थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारे लिए आवश्यक है उसको कवर करेंगे। इसके लिए आप सभी लोग पहले चीज तो पेन कॉपी उठा लें और थोड़ा सा खुद को फिर सीरियस कर लें। अभी तक हो सकता है इधर उधर भटके हों, खुद को फिर से सीरियस कर ले और कुछ प्रश्नों के साथ हमारे साथ फिर से जुड़ जाएं एक सक्रिय वे में, जिससे कि आप सभी इसको कवर कर सके। तो चलिए पेन कॉपी उठा के अपने आप को रेडी करिए और कुछ प्रश्नों को हम फिर से कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर होगा, देखने की कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए। क्या है पहला प्रश्न? प्रश्न नहीं है, एक प्रकार से उस फिगर को समझाने का कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हम उन सभी फिगर को यहां पर कर सके आराम से। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6, 4 और 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? आयतन जानते हैं हम लोग क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े कि अगर वह फिगर है, ठोस है, तो जाहिर सी बात वह घनाभ है, जिसकी अपनी सर्टेन लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई उसकी 6 है, चौड़ाई उसकी 4 है और ऊंचाई उसकी 3 है। 6 है, 4 है और 3 है। आयतन मतलब वॉल्यूम क्या होगा? आयतन अर्थात उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं 6 गुणे 4 गुणे 3, 6 चौके या 6 दूना 12 चौके कितना, 6 त्रिक 18 चौके कितना होगा? 72, 24 तिया 72, तो 72 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा उसका आयतन, जो कि आप लोग यहाँ पर बी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। तो बी ऑप्शन उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमने देखा कि कोई ठोस है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है तो सीधा सीधा हम लोग आयतन बता सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, दूसरा नंबर देखिए और बताइए आप सभी लोग क्या कह सकते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर दी गई है, उसमें अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उसमें रखा जा सके। जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताने की कोशिश करिए कि अगर हम उसमें सबसे अधिक लंबाई के बांस को या छड़ को रखना चाहते हैं तो वह कितने मीटर का होगा। अर्थात यह विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विकर्ण की लंबाई। तो बताइए विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अंडर रूट एल स्क्वायर 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना होगा? 144, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 3 का वर्ग क्या होगा? 9।
जोड़ दीजिए, 16 9 25, अगर जोड़ दें 169 होगा। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। 13 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। 13 मीटर सही उत्तर होगा। सबसे बड़े बांस की लंबाई होगी, जो कि उस घनाभ की आकृति के कमरे में रखी जा सकती है, उस जगह पे पुट की जा सकती है। आ जाइए तीसरा नंबर देखिएगा, ये ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए। इसका उत्तर बताने की कोशिश सब लोग कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर घन को पूरा पानी से भरें तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा? उसमें कितना लीटर पानी आएगा, ये बताने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग जिस बर्तन का या ग्लास का या बोतल का यूज करते हैं, अगर मान लीजिए वह घनाकृति का है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी सब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की है, तो साफ साफ आयतन मतलब उसकी क्षमता, आयतन तो देखने से समझ में आ रहा है कि 1 मीटर क्यूब होगा। 1 मीटर क्यूब लीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए, 1 मीटर क्यूब लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1000 लीटर के बराबर होता है। यह भी एक फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। 1000 लीटर पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1000 लीटर राइट आंसर होगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए करेक्ट उत्तर 1000 लीटर बनकर आएगा, जो कि फर्स्ट ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। आ जाइए दूसरा देखिए, चौथा देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर देखने की कोशिश करिए। अब जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा ध्यान से देखिए। 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर पोरों वाले कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं? अब जैसे आपके पास मान लीजिए घन आकार की आकृति है, घन है तो जाहिर सी बात लंबाई चौड़ाई सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इस प्रश्न को करने का सिस्टम समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरे पास यह एक घनाकृति है, एक घन है। इस घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वह सब की सब कितनी दी गई है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब इसमें हमसे कह रहा है 10-10 सेंटीमीटर के, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 10-10 सेंटीमीटर के कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? तो आप देखिए लंबाई की तरफ, जैसे मान लीजिए इस फिगर को हम ऐसे समझने की कोशिश करें, हालांकि कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं कि जो बड़ी आकृति है उसका आयतन डिवाइडेड बाई छोटी आकृति का आयतन। लेकिन हमको पहले यह रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या ये जो लेंथ है इसकी, इनकी मेजरमेंट से पूरी तरह से फुलफिल होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए यहां पर 10 सेंटीमीटर के बजाय अगर 8 सेंटीमीटर देता तो क्या हम डायरेक्ट डिवीजन का उपयोग कर पाते? नहीं कर पाते। पहले तो ये चेक करिए क्या लेंथ में पूरी तरह से 10 10 10 10, क्योंकि हमको पता है 100 सेंटीमीटर होगा, तो कितनी घन हम इस तरह से रख सकते हैं? 10 10 10 10 लंबाई की तरफ, 10 10 10 10 चौड़ाई की तरफ, 10 10 10 ऊंचाई की तरफ। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, अर्थात हम ऐसे सोचा जाए तो 1000 यहां पर घन हम काट सकते हैं, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। लेकिन और एक तरीका जो आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस बड़े घन से हमें छोटा घन काटना है, तो जो बड़े घन का आयतन है वह 1 मीटर, जो कि होता क्या है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हम लिख दें उसका आयतन 100 गुणे 100 गुणे 100 डिवाइडेड बाई जो आपका छोटा घन है वो कितना है? 10 10 सेंटीमीटर की आकृति का है। 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो बचे, 1000 घन काटे जा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा इसको ऐसे मत करिएगा, इसको स्पष्ट कर लीजिएगा। भले छूट जाए, हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति हो कुछ पार्ट इसका छूट जाए, लेकिन हमको पहले कंफर्म करना होगा क्या सभी लेंथ, मतलब जो जिस मेजरमेंट का काटना है, क्या पूरी लेंथ ऑक्युपाइड होगी, या क्या पूरी ब्रेथ ऑक्युपाइड होगी, या क्या पूरी ऊंचाई ऑक्युपाइड होगी। अगर हो रही है तब तो हम लोग स्पष्ट कर लें, नहीं तो ऐसे भी करके कर सकते थे। 10 10 10 10 10 बार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तरफ आपस में गुणा कर दीजिए, 1000 घन काटे जा सकते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। एकदम उसी तरह से अगला प्रश्न है, आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से हमें कंफर्म करिए और बताइए, हाँ बताइए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अगला देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? बस स्पष्ट करिए, बताइए क्या आंसर होगा। 15, देखिए उसी तरह से बड़ा सा घन है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 15 15 15 सेंटीमीटर की हैं। जिस छोटे घन को आपको काटना है उन सब की प्रत्येक भुजाएं 3 सेंटीमीटर की, मतलब 3 सेंटीमीटर की है। तो जाहिर सी बात, लंबाई की तरफ 3 पचे 15, चौड़ाई की तरफ 3 पचे 15, ऊंचाई की तरफ 3 पचे 15, 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 तो फिक्स था। 125 घन आप काट सकते थे। सी ऑप्शन में आपको सही उत्तर भी दिया गया है। लेकिन हम अगर उससे करते तो 15 गुणे 15 गुणे 15 बड़े घन का आयतन,
डिवाइड बाई छोटे घन का आयतन 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 आ रहा है सही उत्तर इस प्रश्न का। 125 करेक्ट उत्तर इस प्रश्न का है, सही आंसर आपके सामने है। आगे बढ़ जाइए छठे नंबर पर। छठा नंबर देखिए, आप सभी इसको समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या सिस्टम है, इसको हम कैसे हल कर पाएंगे, और सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए। बताइए 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे के घन को पिघलाया जाता है। अब सोचिए, एक आपके पास एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है ना, जो शीशे का है, उसको पिघलाइए। पिघला देने के बाद उसको हम छोटे छोटे 27 घनों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं? 27 घनों में डिवाइड कर देते हैं। तो नए घनों की भुजाएं क्या होंगी? जो अभी छोटे छोटे घन बने, उन सभी की भुजाओं की लंबाई कुल कितनी होगी, अलग अलग क्या होगी बताइए। अब आपने देखा कि यहां पर बड़े घन का आयतन क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 होगा। छोटे घन का आयतन मान लीजिए a गुणे a गुणे a है। बराबर कुल कितने घन बने बताइए? 27 बने। आप सीधा सीधा 27 से डिवाइड कर देते, तब भी आपको पता चल जाता कि हमारे पास जो जो छोटे छोटे घन बन रहे हैं उनका आयतन क्या होगा। आप यहीं पर 6 गुणे 6 गुणे 6 कर दीजिए बटा 27 कर दीजिए, बराबर छोटे घन का आयतन मिल जाएगा। मतलब आपने जितनी संख्या है जितनी संख्या है उस संख्या से आप बड़े घन के आयतन को डिवाइड कर दीजिए, छोटे घन का आयतन पता चल जाएगा। 3 9 बार, 3 2 बार, फिर 3 3 बार, 3 2 बार, 3 2 बार, 3 1 बार। 2 गुणे 2 है, a क्यूब बराबर 8 है, a बराबर 2 होगा। उसकी प्रत्येक भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर 2 सेंटीमीटर होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। मेरे ख्याल से स्पष्ट होगा। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, नहीं तो स्पष्ट है तो श्योर करें कि हाँ क्लियर हुआ। 6 सेंटीमीटर भुजा के एक शीशे के घन को पिघला करके छोटे छोटे कुल 27 घन बनाए गए। प्रत्येक घन की भुजाओं की लंबाई हमको बतानी है। मैंने इस बड़े जिस घन को पिघलाया गया है उसके आयतन से घनों की संख्या, उसके आयतन को घनों की संख्या से डिवाइड कर दिया। छोटे घन का आयतन हमको पता चल गया। हम उसके आयतन के हिसाब से उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी कंफर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप मुझे बताइए, एक घन की प्रत्येक कोर में मतलब प्रत्येक भुजा में हमने 50% की वृद्धि की, तो घन के पृष्ठ क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पृष्ठ मतलब सतह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जो लोग मेरे से प्रतिशत पढ़े इस बात को जानते होंगे। अब देखिए, अगर सतह की बात उसने की है तो उसका जो इंक्रीमेंट होगा, देखिए जो सतह की वृद्धि की बात की है उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो केवल डबल होगा। अगर यही आयतन की बात किया होता तो उसका इंक्रीमेंट क्या होता? ट्रिपल होता। डबल के लिए रूल होता है, अगर भुजा में 50% की वृद्धि की गई है किसी वर्गाकार आकृति में, तो उस समय उसका जो नेट इंक्रीज होता है वह रूल होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। यह फार्मूला हम लोग जानते हैं प्रतिशत में, बट हमने अपनी क्लास में इस फार्मूले का उपयोग नहीं कराया है। जो लोग पढ़ने वाले हैं जानते होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर फ्रैक्शनल प्रोसेस से इन चीज को कवर किया है। अब आप देखिए, अगर केवल सतह की बात किया जाए तो 50 प्लस 50 गुणे 50 बटा हो जाएगा 100। भैया ये 100 होगा, ये 2 शून्य कटे 25, अर्थात आप समझ गए होंगे 125 राइट उत्तर आना चाहिए। 125 आना चाहिए जो फार्मूले से हुआ। अगर हम इसको फ्रैक्शनली करते तो क्या हो जाता? आप ध्यान से देखिए, 50% हम जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 होता है। हम ऐसे इंक्रीज को अप्लाई करते हैं, 2 में 1 बढ़ा 3 हुआ, फिर 2 में 1 बढ़ा 3 हुआ। यह 4 से 9 हुआ। 4 में कितने का इंक्रीज है? 5 का। तो 5 गुणे 100 बटा हम 4 कर दें, 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर 25 हुआ, 25 को 5 से गुणा कर दीजिए, 125% की वृद्धि हुई। अब इसको हम लोग इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ऐसे 50% दिया हो। उस फार्मूले का उपयोग तभी तक इफेक्टिव है जब यह इंटीजर राशि आपको दी जाएगी। यहीं पर 50 दशमलव कुछ दिया होता, कुछ मतलब परसेंटेज में या टिपिकल भिन्न नंबर में अगर दिया होता तो आपको कंफ्यूजन होती, ऐसे नहीं कर पाते। इसलिए इन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है कि अगर भिन्न में कन्वर्ट कर लें तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। मैं यहीं पर एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करिए और तुरंत बताइए। हम वेट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप बताइए। मैंने कहा कि किसी घन की, देखिए मैं प्रश्न को हटा देता हूं, मैं यहीं पर बोल रहा हूं किसी घन की प्रत्येक कोर में यदि 50% की वृद्धि हो
तो उस घन के आयतन में वृद्धि प्रतिशत का बताइए। जो अभी पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात की गई थी उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यह बताने की कोशिश करिए। और जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताइए आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जल्दी से बताइए। कितने लोग का आ जाएगा प्लीज हमें कंफर्म करने की कोशिश कराएं। आयतन में कुछ लोग बता रहे हैं 225, 225, कुछ लोग 400। चलिए मुझे बताइए सभी लोग, जो लोग बता सकते हैं। कुछ नहीं करना था, आयतन मतलब मैंने कहा ट्रिपल इंक्रीज अप्लाई करना है। ट्रिपल इंक्रीज अप्लाई करना, देखिए कैसे, 50% मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अर्थात 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 बार करना होगा। यह 8 होगा, यह 27 होगा। अब सोचिए कितने का इंक्रीज हुआ, 19, 8, 27, 19 का गुणे 100/8 करेंगे, 4 दूना 8 होगा, 4 25 होगा, 19 पचे 95, कैरी 9, 19 दूना 38, 38 9 47/2 होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 237.5% की वृद्धि होगी। 237.5% की वृद्धि यहां पर दिख रही है ना, 237.5 देखिए कई लोगों ने बताया है सही आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे, 2 से 3, 2 से 3 और उसके बाद फिर 2 से 3, 8 से 27, 19, 8 27 होता है, 19 गुणे 100/8 कर दीजिए, 4 दूना 8 25, 19 पचे 95, कैरी 9, 19 दूना 38, 9 47/2 कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 237.5% की वृद्धि उसके आयतन में हो जाएगी अगर उसकी प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाया जाता है। तो आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न पर आइए और सभी लोग प्लीज इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए क्या होगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, प्लीज जल्दी से, संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। एक घन के, आप सभी कमेंट करिए, ठीक है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और आपको इसके विकर्ण की लंबाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग बराबर 600 दिया है, 6 से काट दें तो यह 100 होगा। a स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो a का मान आपका 10 होगा, मतलब भुजा कितनी हो गई 10। हमसे उसके विकर्ण की लंबाई पूछा था, तो विकर्ण की लंबाई के लिए अभी आपको फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, विकर्ण की लंबाई √3 इंटू भुजा होता है, तो √3 इंटू 10 कर दें, √3 इंटू 10 कर दें, 10√3, 10√3 सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10√3 सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप सभी लोग इसको कवर कर लीजिए, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, 9 नंबर, जल्दी से बता दीजिए, अब धीरे धीरे हम लोग खत्म होने की स्थिति में आ रहे हैं। पढ़िए, आंसर करिए, 2 प्रश्न तक और तन्मयता दिखाइए आप लोग, ठीक है। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु में के एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों के रूप में ढाला जाता है, इस तरह से कुल कितने नए घन बनाए जा सकते हैं, बताइए सभी लोग। 25, अभी जैसे हम लोग पिछला पढ़े थे उसी प्रकार की स्थिति है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर वही स्थिति है, 25 को अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से 5 से डिवाइड करते जाए तो लंबाई में भी 5 मिलेगा, चौड़ाई में भी 5 मिलेगा, ऊंचाई में भी, अर्थात 125 तो मेरे हिसाब से उत्तर करेक्ट है। 125 डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, आप समझ गए होंगे ना। देखिए तो 2 गुणे, आप समझने की कोशिश करिएगा, 25 गुणे 25 गुणे 25, बड़े घन का आयतन डिवाइड बाय छोटे घन का आयतन, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, अर्थात 125 राइट आंसर इस प्रश्न का बन जाएगा। 125 करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न का, आप नोट कर सकते हैं।